हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 की शुरुआत करेंगे। मैंने आपको वीडियो लिंक सेंड किया था। आशा है कि आप लोगों ने अनिश्चित समाकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अध्ययन किया होगा। अब हम लोग जो भी फार्मूले उस दिन मैंने आपको बताए थे, उसके आगे उनका यूज कैसे होगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कैसे सॉल्व करोगे इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्न हैं, उसमें बोला है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण विधि से। तो आप कैसे करोगे, आप देखिए। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, यानी हमको क्या कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। यह हमें कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जब आप एंटी डेरिवेटिव मेथड की बात करते हो और इंस्पेक्शन मेथड की बात करते हो, तो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था कि साइन 2x निश्चित रूप से कोई न कोई एक ऐसा फलन होगा जिसका डेरिवेटिव इतना आया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको पता है कि साइन x किस फलन का डेरिवेटिव होता है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि कॉस x का होता है। तो ज़रा सा विचार करिए, कंसीडर डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x। चूँकि यहाँ 2x है इसलिए एंगल मैंने यहाँ क्या लिया है, 2x लिया है। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x, ठीक है। 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा इंटू 2, और चूँकि कॉस का डेरिवेटिव साइन में माइनस के साथ आता है इसलिए हमने माइनस भी लगा दिया। तो जो इसका जो डेरिवेटिव है कॉस 2x का, वो क्या आया, -2 साइन 2x, ठीक है। अब अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं इंटीग्रेशन किसका कैलकुलेट करना है, साइन 2x का कैलकुलेट करना है। तो नाउ या यहीं पे आप इसको पहले लिख लीजिए, दैट मीन्स साइन 2x इज इक्वल टू -½ ऑफ डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x। ये आपका वैल्यू निकल के रहा है साइन 2x। अब हमें साइन 2x dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साइन 2x dx इज इक्वल टू -½ ऑफ डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x। अब जैसे ही हम इसका -1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। जैसे ही इसका हम एंटी डेरिवेटिव करते हैं, डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x dx करते हैं, वैसे ही चूँकि ये डी डी एक्स लगा है इसलिए इंटीग्रेशन की साइन अपने आप क्या होती है, यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तो ये बचेगा क्या, -1/2 कॉस 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx की जो वैल्यू आई बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, वो कितनी आई आपकी, -½ ऑफ कॉस x प्लस -½ ऑफ कॉस 2x प्लस c, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ तो उसने बोला है कि व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x - 4e⁴ 3x dx। इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका अलग अलग कर सकते हो। मैंने उस दिन आपको मेथड बताया था कि प्लस या माइनस के साथ कोई भी वैल्यू अगर आई हुई है तो उसका डेरिवेटिव आप आसानी से एंटी डेरिवेटिव आसानी से अलग अलग करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एंटी डेरिवेटिव की, तो साइन 2x और e⁴ हमारे मन में आना चाहिए। तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव आपने अभी अभी कैलकुलेट किया था,
तो चाहो तो आप इसका डायरेक्ट यूज यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हो, या पूरा ये प्रोसीजर जो भी है उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, नाउ डी डी एक्स ऑफ cos 2x is equal to minus 2 sin 2x implies that sin 2x is equal to minus 1 upon 2 d dx of cos 2x, ठीक है। आल्सो e टू द पावर 3x, आपको अच्छी तरीके से पता है कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव यानी समाकलन और अवकलन दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 3x ही आप लिखें, इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर 3x इंटू 3। द वैल्यू ऑफ e टू द पावर 3x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर 3x, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, अब इसको मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 3x dx। देखो इसका अलग अलग डेरिवेटिव मैंने इसका अलग अलग समाकलन यानी एंटी डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिख लिया, इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 को यहाँ पे बाहर लिख ले रहा हूँ, तो डी डी एक्स ऑफ cos 2x dx माइनस 4 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 3x की वैल्यू क्या आई है, 1/3 डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर 3x। दिस इज इक्वल टू -1/2, ये आपका cos 2x हो गया, -4/3 e टू द पावर 3x ही रहेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्या वैल्यू मिल के आई सामने आपके पास, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e टू द पावर 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड का प्रयोग करके आपने इन दोनों क्वेश्चंस को देखा कि कैसे इसका सलूशन होता है। अब हम जब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का प्रयोग करेंगे और उसका सलूशन करेंगे, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हम इसी पर विचार करते हैं पहले। जैसे सामान्य रूप से डेरिवेटिव में हम लोग y इज इक्वल टू मान लेते थे, वैसे इंटीग्रेशन में आप लोग i मान लीजिए, अच्छा भी लगता है और आपको समझने में भी सुविधा होगी। 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। देखो इसको जब आप अलग अलग लिखोगे तो इसे लिखोगे 4 e टू द पावर 3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ dx ज़रूर लिखिए आप, ठीक है ना, 4 बाहर हो जाएगा, e टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ एक चीज़ आपको समझनी है, देखो सामान्य रूप से यहाँ जो बेसिक फार्मूले हैं उन्हीं का यूज हर जगह होना है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। लेकिन e टू द पावर 3x है आपके साथ, अब हमारे पास जो फार्मूला है वो e टू द पावर x का है, और यहाँ पे यूज किसका करना है, मुझे e टू द पावर 3x का करना है। तो फिर आप क्या करोगे, तो मैं आपको एक जनरल विधि बता देता हूँ कि वेरिएबल आपका x है, x के कोफिशिएंट के रूप में जो भी संख्या लिखी गई है इंटीग्रेशन में आप उसको वैसे ही लिखिए, मतलब e टू द पावर 3x का समाकलन e टू द पावर 3x ही लिखिए, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है 3 उसको आप बटे में कर लीजिए, अर्थात डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब एक किसी भी क्वेश्चन के साथ हो सकता है कि एग्जांपल के तौर पर मैं दे रहा हूँ से e टू द पावर nx से अगर आपका इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप e टू द पावर nx ही लिखिए, होल डिवाइडेड बाई n कर दीजिए, बस इतना सा काम आपको करना है। बाकी मैं प्रतिस्थापन विधि जब बताने लगूँगा तो उस समय मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से हमारी बात को, ठीक है। 4 e टू द पावर 3x बाई 3 प्लस एंटी डेरिवेटिव ऑफ dx यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होता है x, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं, ऐसे ही अल्टरनेट करके हम क्वेश्चन लेते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 10। जब हम 10 नंबर की बात करते हैं बेटा, तो इसमें देखो आया हुआ है i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x होल टू द पावर 2 यानी होल स्क्वायर है,
ठीक है ना, dx। आपके पास एक बेसिक इंटीग्रेशन के फार्मूले में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सके। तो आपको क्या करना होगा, देखो मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि हमें जितने भी बेसिक फार्मूले पता हैं, सारे क्वेश्चंस जो भी आ रहे हों, अगर डायरेक्ट यूज नहीं हो पा रहे हों तो उनका ही प्रयोग हमें करना है। तो हमें क्वेश्चंस को क्या करना होगा, बनाना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। अब वो चाहे अलजेब्रिक रूप में हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल रूप में हो, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर तो एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 1/x हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ ए बी। ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो √x से √x कैंसिल हो गया, dx आप यहाँ पे लगाइए। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जैसे हमने यहाँ पे देखिए ओपन करके लिखा है, स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि समझना वही है, लेकिन आप ब्रैकेट अगर नहीं लगाओगे तो कभी कभी गड़बड़ होने का चांसेस ज़्यादा बन जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप ब्रैकेट सही जगह पे लगाइए ताकि क्वेश्चन का सलूशन आसानी से हो सके और अगला व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। क्योंकि वो आपके माइंड को रीड नहीं कर रहा है, आपने सलूशन जो कॉपी में कर दिया है उसी को देख करके आपका कॉपी चेक करेगा, ठीक है ना। तो x + 1/x - 2 dx दिस इज इक्वल टू, अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन आपको करना है। देखो x dx हम एक एक स्टेप समझा रहे हैं ताकि आपको आसानी से पूरी बात समझ में आए, ठीक है ना। -2 टाइम्स ऑफ dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ x का फार्मूला यूज होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला पूरे इंटीग्रेशन में। तो x⁴ हो जाएगा, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, -2 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो और प्लस c। तो क्या मिला आपको, x² - 2x प्लस log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ i। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लास्ट में ज़रूर लिखिए, √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप अगर चाहो तो लिख सकते हो 4e⁻3x + 1 dx इज इक्वल टू दिस। तो ये आपका इंटीग्रेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एक जैसे ही हैं, तो हम 13 नंबर ही देखते हैं पहले, ठीक है ना। तो आप 11, 12, 13 में से तो मैं एक बता दे रहा हूँ, आप उसको करिएगा। 15 भी बल्कि वैसे ही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आप लिखिएगा I = x³ - x² + x - 1 होल डिवाइडेड बाई x - 1 dx, ठीक है। अब हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट तो हम हल नहीं कर सकते हैं, हमको सिंप्लीफाई करना ही होगा। तो सरल करने के लिए क्या करना है आपको, अब देखो न्यूमरेटर जो है उसका आप फैक्टर कर सकते हो, ठीक है ना। तो फैक्टर करिएगा न्यूमरेटर का, तो क्या मिलेगा आपको, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप इसका फैक्टर करिएगा। x² कॉमन होगा यहाँ पे, तो x - 1 होगा, प्लस 1 कॉमन होगा, x - 1 होगा, तो मिला के बचा क्या, x - 1 x² + 1 dx, ठीक है। x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया। अब देखो कितना सिंपल हो गया है। अब ऐसे लग रहा था कि इंटीग्रेशन ही इसका नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, और जब हमने इसका फैक्टर कर दिया, कट गया, तो इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया इसका। अब इसका जब हम अलग अलग कर देंगे तो x³ हो जाएगा, प्लस x1 का x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अलग अलग करिएगा, हमने बहुत बता दिया कि कितना बेसिक फार्मूले का आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। तो अब बेसिक फार्मूले से हट करके थोड़ा आप कॉन्सेप्चुअल हो जाइए और दिमाग से भी क्वेश्चन का सलूशन करने का कोशिश करें, ठीक है। एक क्वेश्चन आप और देखें। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हमको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 14 आप मल्टीप्लाई करके लगा सकते हो। 15 नंबर में भी √x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 cos x + e⁻x dx, ये i की वैल्यू है।
हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, टू कांस्टेंट है बाहर को होगा एक्स डी एक्स। आप ऐसे लिख लिया कीजिए, उससे क्या फ़ायदा होगा ना, गलतियाँ होने के जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लिखिए, लिखने में क्या जाता है, एक स्टेप और लिख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आपको याद हो जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई टू। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, आपने उस दिन अध्ययन किया हुआ था, फार्मूला आपको याद होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, क्योंकि डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ध्यान दीजिए। डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, जबकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अगर फार्मूला में कन्फ्यूजन भी हो थोड़ा सा तो आप बना लीजिए, 3 sin एक्स और प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सिंपल क्वेश्चन है, देखो आपका आंसर भी जल्दी से आ गया इसका, ठीक है ना, ए आई हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 की। थोड़ा सा टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब आप इसको अगर सेक एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, देखो इसका कोई फार्मूला नहीं है, अलग अलग गुणा का भी हमारे पास कोई नियम नहीं है अभी, तो अलग अलग कोई फार्मूला आपकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा बेहतर है कि जो बेसिक फार्मूले हैं उनका यूज़ करिए, उसके लिए आप क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई कर लीजिए, ताकि बेसिक फार्मूले के रूप में आपके क्वेश्चन बन सकें। सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आप अच्छी तरीके से पता है क्या होता है, टेन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये वैल्यू हो गई आपकी आई की। अब एक क्वेश्चन और मैं देखता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, आई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसका भी आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, तो क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई ही करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे ही इस क्वेश्चन को अलग अलग डिवाइड करोगे, तो भाई हमारे पास कोई भाग का फार्मूला है नहीं, इस बेसिक फार्मूले में क्वेश्चन फिट नहीं हो रहा है, तो हमको सिंप्लीफाई करना है, तो करिए। 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो 2 ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा इसे आप अलग अलग इंटीग्रेट करिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 टाइम्स आप, अब देखिए मेरी प्रॉब्लम टेन स्क्वायर एक्स के साथ है, मैं यहाँ लिख दूँ अभी टेन स्क्वायर एक्स, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए यहीं पे आप समझ लीजिए टेन स्क्वायर एक्स का मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो अगर टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला नहीं है, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस रूप में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पता है आपको। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ठीक है भैया, माइनस 3। अब जब इसका अलग अलग करेंगे तो इसका भी हो जाएगा 3 टेन एक्स, ठीक है ना, 3 टेन एक्स हो जाएगा, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 होगा, ठीक है ना, और ये बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और डी एक्स इसके साथ जब अलग इंटीग्रेशन करेंगे 1 डी एक्स हो जाएगा, यानी डी एक्स हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स। तो आपकी वैल्यू क्या मिली, 2 टेन एक्स माइनस 3 टेन एक्स प्लस 3 एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि हमने क्वेश्चन नंबर 20 जो था ना, वो आपका यहाँ साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स जो मैंने ले लिया है उसमें साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो साइन एक्स अगर आप करेंगे तो ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा और सेक एक्स हो जाएगा, लेकिन हमने चूँकि स्क्वायर लिख दिया था तो हमने फिर बदला नहीं उसको, एक क्वेश्चन नया आपके लिए मिल गया। तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बिना चेंज किए ही सॉल्व कर दिया। लेकिन आप ध्यान दीजिए NCERT में क्वेश्चन नंबर 20 में
ये साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि जो भी क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे बताए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद फिर हम अगला वीडियो प्रतिस्थापन विधि का बनाएंगे, जो आपको हम फिर बाद में भेजेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।